हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक 5 में शुरू करने जा रहा हूं और टॉपिक 5 में भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। वहाँ से तो एक थ्योरम आते हैं जो एवोल्यूशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसमिशन, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगभग आते हैं और वो फ्री में मार्क्स होते हैं बच्चों। बाइलिनियर ट्रांसमिशन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो फ्री का मार्क्स है। जैसे कि लड्डू होता है ना, किसी ने आपको दिया है तो आप मना थोड़ी ना करेंगे। मैं तो बहुत खाता हूँ लड्डू, ठीक है बच्चों। तो आज मेरे जो पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर उसके टॉपिक 4 को मैंने A to Z मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया। बहुत सारे थीम मैंने आपको समझाया। इस एग्ज़ाम के लिए या फिर BSc के स्टूडेंट्स को, सारे इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं, BTech MTech, उस सारे बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो टाइम को आज वेस्ट ना किए हुए आज हमारा टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वो है टॉपिक है मेरा जो चैप्टर मैंने लिया है, चैप्टर 5 है, ठीक है बच्चों। चैप्टर 5 का जो मेन टॉपिक है वो होता है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रही हो? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास देखो, लीनियर अलजेब्रा में भी हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अलग होता है, अलग से डेफिनेशन होती है, इसीलिए उस चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं उसको बनाऊं, इसको मैं चलो 5.1 में ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए 5.1, 4.2, 4.3 ये जो मैंने चैप्टर 4 में 1 to 7 जो मैंने बनाया है बच्चों, अगर मैं एक झटके में आपको पढ़ाता ना तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब चैप्टर वाइज हम पढ़ते हैं तो हमको एक अलग फील होता है कि हाँ, ये चैप्टर हमको जब एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट्स को लेके जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसे सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे माइंड को क्लिक करता है, हाँ ये 4.1 में ऐसे था और 4.2 में इस सब्जेक्ट में था, ये माइंड हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसीलिए मैं उसको छोटे छोटे सब चैप्टर बना के, उसको एक चैप्टर बना के मैं अपना काम कर लेता हूँ, ताकि मुझे और आपको समझने में और चीज़ों को समझने में और याद रखने में थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ये होता है कि भैया आप लिख लेना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ नहीं है, एक फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है। और फंक्शन ही होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो फंक्शन कैसे फॉर्म का होता है, आप W लिखो या फिर f(z) लिखो, ये जो नोटेशन है, खाली उस फंक्शन को जो नोटेशन दिया जाता है आप W पे दे सकते हो, f(z) भी लिख सकते हो। वो किस टाइप्स के होना चाहिए, AZ + B टाइप्स के होना चाहिए। और यहाँ जो है ना मेंशन कर लो, ये ए हमेशा आपके नॉन ज़ीरो चलेंगे और ये जो बी आपके, ये जो दोनों हैं ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है। और ये जो हमेशा डिफाइन कहाँ पर होते हैं, एक्स मीन्स जेड प्लेन पे वो डिफाइन होते हैं, उस फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये तो समझाने की बात हुई कि ऐसे है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लो एक बार एक नोट्सों में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ये बना, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म W = f(z) = AZ + B where A is non-zero and B are complex constants defined in a Z plane इज कॉल्ड। इसको ही हम क्या कहते हैं, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मत कह बैठना, उसको हम नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ रिमार्क डाल लो बच्चों। रिमार्क ये कहता है
इफ अगर ये a हुआ 0 देन देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ जेड क्या बन जाएंगे बच्चों, मुझे बताओ, b बन जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब क्या है, आप समझा पाएंगे इसका मतलब, मीन्स ये कहने का मतलब ये कह रहा है ये आपका जेड प्लेन है, ठीक है। इस जेड प्लेन से आपको यहाँ डब्लू प्लेन में काम करना है, राइट बच्चों। इमेज तो डब्लू प्लेन में आएंगे ना, क्योंकि आपने ऐसे लिया है डब्लू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन एफ अब की बार एफ ऑफ जेड है, राइट माय डियर स्टूडेंट। और एफ ऑफ जेड इनफैक्ट ये दिया है बी है, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये तो बी कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है भैया, तो यहाँ इस पॉइंट तो मान लो ये मेरी बी है, मान लो ये बी पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आप यहाँ से इस जो जेड प्लेन में किसी भी एक पॉइंट उठाओ, जैसे मर्जी आप पॉइंट उठाओ, अगर फंक्शन में आप डालेंगे तो इसका इमेज सिर्फ और सिर्फ, आप अगर इस पॉइंट पे काम करेंगे तब भी ये आएंगे, यहाँ के पॉइंट होंगे तब भी यही आएंगे, यहाँ में जाएंगे तब भी यही आएंगे। तो मेरे कहने का एक लाइन में अगर कहूँ तो पूरे जेड प्लेन में हर एक पॉइंट का इमेज सिर्फ बी पर जाएंगे। ये क्या हो गई, एक कांस्टेंट मैपिंग हो गई कि नहीं बच्चों। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो भैया एक नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा, इसीलिए उसको नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। Are you getting my point, my dear students? ध्यान से सीखना है चीज़ों को, मीन्स अच्छे से सीखो बच्चों। एक बार आप सब्जेक्ट को सीख जाओ ना, बहुत आपको सुकून मिलेंगे, अच्छे लगने लगेंगे, समझ गए हो। थ्योरम का प्रूफ करने में आपको बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। इस थीम का मतलब समझ रही हो, ये इसको नॉन ज़ीरो क्यों लिया जाता है। अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये जो फंक्शन है ना वो कुछ नहीं बनेंगे, वो कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब आप जेड प्लेन में जितने भी कैसे मर्जी पॉइंट उठाओगे उसका इमेज सिर्फ और सिर्फ बी पे ही जाएंगे, ओके। तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो भैया इसको नॉन ज़ीरो लेके चलो, ताकि आपको नॉन कांस्टेंट पे काम करेंगे हम हमेशा, ठीक है। हम तो कांस्टेंट या फिर आइडेंटिटी फंक्शन या फिर कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो एक ही बात है, उस पर क्या एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ काम नहीं है ना इस पे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना बच्चों, ये बेसिकली 3 भाग से डिवाइड हुआ है, समझ रही हो। There are 3 means the linear transformation is divided into 3 parts। एक होता है आपके पास ट्रांसलेशन मैपिंग होता है, दूसरे आपके पास रोटेशन होता है, तीसरे आपके पास मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन बोलो या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन बोलो या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलो। बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बस ये 3 कैटेगरीज किया गया है। एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन, एक होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इस ट्रांसलेशन मैपिंग को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, ओके, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ एक बार लिख दूंगा ताकि मुझे आसान हो जाए, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशन, एक होता है हमारी रोटेशन, एंड थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन, राइट माय डियर स्टूडेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ट्रांसलेशन का मैपिंग का डेफिनेशन आप लिख लो, ये होता है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया है,
तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं ना बच्चों। तो ए लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ द फॉर्म, ये जो एफ ऑफ जेड या फिर डब्लू इज इक्वल्स टू आपके पास जो होता है ए जेड प्लस बी, और ए आपका हमेशा 1 रहना चाहिए बच्चों, या फिर इसको ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एंड बी आपके पास कांस्टेंट मीन्स कॉम्प्लेक्स का नंबर है। इसको ट्रांसलेशन का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसलेट करना, चीज़ों को सरखाना, खिसकाना, है ना। कुछ मेरी बॉटल है ये, मैं इसको ऐसे अगर ट्रांसलेट करता हूँ, ये थोड़ी ना इसका शेप चेंज हो गई, ये चीज़ सिर्फ खिसक गई, है ना, ट्रांसलेट हो गई, मीन्स रिप्लेस हो गया, यहाँ से वहाँ गया, राइट। ये ट्रांसलेशन का मतलब है, ठीक है। अनुवाद करना बोलते हैं ना, इंग्लिश ही ट्रांसलेटेड इंग्लिश टू जर्मनी या फिर जर्मनी टू इंग्लिश, एनीथिंग एल्स यू कैन से, right my dear students. So this is the translation mapping, and the translation mapping do not change the shape and size of the figure. क्लियर है। मैं उसको अगर एग्जांपल में ले लूँ, अगर मान लो एफ ऑफ जेड को मैंने जेड प्लस 2, अगर मैं ऐसे काम कर लूँ, क्या ये मेरा ट्रांसलेशन मैपिंग है? बताओ मुझे। या फिर 2 प्लस आयोटा ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर यहाँ 3 ले लो एक बार के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मीन्स मैं अगर फिगर यहाँ एक ऐसे बनाऊँ, मान लो ये 0 है, यहाँ 1 है, मीन्स ऐसे अगर मैंने फिगर बनाया, ये आयटा है, ये 1 प्लस आयटा, राइट माय डियर स्टूडेंट, ये 0 है। अगर ये कोई भी फिगर है, ये मेरी कोई भी फिगर है, ठीक है, और उसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ, तो यहाँ क्या बनेंगे, ये क्या है मेरी, हमेशा ये जेड प्लेन होता है और ये हमेशा डब्लू प्लेन होता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? जेड प्लेन में इस नंबर को हम x प्लस आइटा y से लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और डब्लू प्लेन का हमारी नोटेशन u प्लस आइटा भी रहता है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका ये जो फिगर इस फंक्शन के लिए यहाँ क्या बनेंगे भैया, ये फिगर है तो इसका फिगर क्या उस पर रखो ना। अगर मैं तो जानता हूँ उसको 3 लेंथ 3 यूनिट से वो सिरका जाएगा, आगे यहाँ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसको वेरीफाई करेंगे ना। एफ ऑफ 0 में फाइंड आउट करता हूँ इसका इमेज, मीन्स 0 पे इसका इमेज क्या आएंगे, 3 प्लस आइटा आएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट। जेड के प्लस 0 रखेंगे, 3 प्लस आइटा आएंगे। तो अगर एफ ऑफ 1 में फाइंड आउट कर लो, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4 हो जाएंगे, 4 प्लस आइटा बन गई है। अच्छा, अगर मैं आइटा पे निकालूं, एफ ऑफ आइटा क्या आएंगे, यहाँ अगर आइटा रखूं 3 प्लस 2 आइटा बन जाएंगे, 3 प्लस 2 आइटा बन जाएंगे। अगर मैं 1 प्लस आइटा रखूं, एफ ऑफ 1 प्लस आइटा अगर रखूं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 1 प्लस आइटा, ये ऐसे बन जाएंगे 1 प्लस आइटा प्लस 3 प्लस आइटा, तो आइटा 2 आइटा, ये क्या बन जाएंगे 4 प्लस 2 आइटा। तो इसका इमेज यहाँ लोकेट नहीं कर पाएंगे हम। ये 3 प्लस, ये देखो ये कहाँ आ गई, समझ रहे हो बात को बच्चों? ओके, तो ये कैसे शिफ्ट हो गया, 3 प्लस आइटा y कहाँ है मेरे बच्चों? तो 3 प्लस आइटा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये आइटा है, ये 2 आइटा, ये 3 आइटा है। तो 3 प्लस आइटा कहाँ आएंगे, ये 3 आइटा है तो यहाँ कहीं आएंगे, राइट। पॉइंट तो लोकेट करना आता है। 4 प्लस आइटा कहाँ आता है, यहाँ मान लो मेरी 4 है, ये मेरी 4 है, तो आइटा ये कहीं आएंगे, ठीक है। 4 प्लस आइटा, तो ये क्या बन जाएंगे, 3 प्लस 2 आइटा कहाँ है, 3, ये मेरी 3 है, 2 आइटा दैट मीन्स यहाँ कहीं बनेंगे, ये 3 प्लस 2 आइटा, और ये मेरी क्या बन जाएंगे 4 प्लस 2 आइटा दैट मीन्स 4 प्लस 2 आइटा। देखो ये मेरी ऐसे फिगर बन गई,
समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? इसको अगर मेरा छोटा बन गया इसलिए मेरे, क्योंकि यहाँ इतने बड़े, अगर मैं इसको इतने लेता तो ये सेम आता ना बच्चों। ओके, तो क्या ये फिगर मैंने तो ये ऐसे बना दिया, मैंने कम, अगर रेडियस अगर ज़्यादा लेता, यहाँ डिस्टेंस जो लेंथ अगर मैं ज़्यादा लेता, इसके हिसाब से अगर लेता तो मुझे जगह थोड़ा कम आया, इसलिए मैंने छोटा कर दिया। ये सेम फिगर है, ठीक है। अगर आप इसका अच्छे से अगर इतने लेंथ का ये 1 मानते, ये 2 आता और ये मेरी जगह ही नहीं है, वाह। ठीक है बच्चों, देखो सिर्फ कितने लेंथ शिफ्ट हो गए, 1 2 3, मुझे तो पता ही है। इसको देख के आप जजमेंट ले लो बच्चों अपना, कि अगर वो मैपिंग आपका ट्रांसलेशन है तो जेड प्लस में अगर यहाँ माइनस होता तो वो नीचे आता, ठीक है, यहाँ कहीं आता, यहाँ वो 3 रेडियस से पीछे आ जाता, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए 3 यूनिट वो आगे चला गया, सरक मीन्स खिसक गई, वहाँ शिफ्ट हो गया, रिप्लेस हो गया, ट्रांसलेट हो गया, ये इससे ट्रांसलेट हो गई। समझ रही हो? ये हो रहा है ट्रांसलेशन मैपिंग। तो एक रिमार्क लिख लो, ट्रांसलेशन मैपिंग डज नॉट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द फिगर। जो शेप था सेम शेप है बच्चों। आप सर ये छोटा है, ये इतने बड़े, ऐसे मत जज करो। यहाँ भी तो देखो ना, ये 1 यूनिट मैंने इतने बड़े लिया, यहाँ इतने छोटे लिया, तो छोटा तो आएंगे, लेकिन अगर आप सेम बनाते हैं ना तो देखो सेम ही आएंगे। मैं करके दिखाऊँ क्या? आप खुद ही कर लो ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। शेप और साइज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 1 लेंथ का था, ये भी 1 लेंथ का ही है, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो फिर ठीक है बच्चों। कभी कभी ना कई ऑथर इस ट्रांसलेशन मैपिंग को नोटेशन ऐसे दे देते हैं, टी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस बी, ऐसे लिख देते हैं। ये एक मैंने ब्रैकेट में बनाया क्योंकि आगे मुझे काम आएंगे, ओके। तो अब मैं रोटेशन मैपिंग को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो रोटेशन मैपिंग ये कहता है, अगर वो फंक्शन, अगर वो कोई भी लीनियर ट्रांसमिशन अगर इस टाइप का हो, ए जेड अगर इस टाइप का हो, और ए क्या होना चाहिए, ए का मोड ले लो, वो हुआ नहीं आना चाहिए। देखो बड़ी आशा है, आप कोई भी ए ले लो लेकिन उसका मोड हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ऐसा आपने, अगर ए को आपने 2 लिया ना, ये रोटेशन मैपिंग नहीं है, क्योंकि इसका मोड तो 2 ही है, 1 नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ए आपको लेना है। इनफैक्ट और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻θ टाइम जेड, और थीटा आपके पास रियल नंबर है, ऐसे भी लिखा जाता है रोटेशन मैपिंग को। क्यों? क्योंकि इसका मोड ले लो ना, e⁻θ का मोड क्या है बच्चों? 1 तो है। करके दिखाओ, ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का मोड cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएंगे, जो कि 1 बनते हैं, √1 तो 1 ही है। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऐसे अगर लिखते हो उसको मेंशन करो कि उसका मोड 1 ही आना चाहिए। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन ये बना, ए लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल्स टू, या फिर f ऑफ z इज इक्वल्स टू ए जेड वेयर मोड a इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड ए रोटेशन। समझ रही हो? या फिर इन अदर वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ द फॉर्म e⁻θ z वेयर थीटा इज ए रियल नंबर इज कॉल्ड रोटेशन। समझ गए? रोटेट हो जाएंगे, सिर्फ वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज, उससे मैटर नहीं करता, सिर्फ रोटेट होंगे भैया। तो देखो एक चीज़, अगर मैं इसको, इस पेन को ही मैं मान लेता हूँ, अगर ऐसे अगर फिगर में था, उसको मैं रोटेट करता हूँ ऐसे, तो क्या ये साइज चेंज हो गई क्या? समझ रही हो? भैया इसको मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। वो तो आप किसी भी चीज़ एग्जाम्पल ले लो, किसी चीज़ को अगर घुमाओगे, उसको शिफ्ट करोगे, रिप्लेस करोगे, उस फिगर का क्या चेंज होगा? शेप या फिर फिगर चेंज होगा क्या?
सेफ साइज थोड़ी ना ये बड़ा या छोटा हो जाएंगे, यही तो होंगे, लेकिन वो सिर्फ रोटेट हो जाएंगे। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको कंसिडर कर लूँ तो अगर मैं ऐसे ले लूँ कि एक शेफ यहाँ बनाता हूँ, मान लो मैंने ये आयटा है, अब की बार मैं अच्छे से बनाऊंगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ये आयटा है, ये 1 मैंने ऐसे दिया, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है बच्चों। और इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ f ऑफ z इज इक्वल्स टू आयटा z में ही लेते हूँ। क्या ये सही है मैंने जो लिया है? क्या ये रोटेशन मैपिंग है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आयटा का मोड तो हमेशा 1 आता है। हाँ जी, डेफिनेशन से मैच हो गई, रोटेशन मैपिंग है ये। ध्यान से सीखना है बच्चों। तो रोटेशन मैपिंग अगर है तो किस टाइप में रोटेट हो जाएंगे, बस ये मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ कैसे वो रोटेट हो जाएंगे, किस एंगल पे वो रोटेट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ निकालो उसका इमेज, f ऑफ 0 का इमेज कितने आएंगे? 0 ही आएंगे, समझ रहे हो। तो इसका तो ये ही बना इसका इमेज, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे बताओ इसका इमेज f ऑफ 1 का इमेज मैं निकालने चाहूँ तो z के प्लेस में, दैट मीन्स आयटा। तो आयटा कहाँ है, उसको अगर सेम लेंथ में लेना चाहूँ तो ये मेरी आयटा बन गई। तो मुझे बताओ f ऑफ ये क्या है, 1 प्लस आयटा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे इसका आयटा का भी आयटा ही आया क्या? नहीं, 1 का आयटा आया। तो 1 प्लस, पहले मैं आयटा का इमेज निकाल लूँ। तो आयटा का इमेज आयटा इंटू आयटा -1 आयटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1। तो -1 कहाँ है मेरे? -1 अगर मेरी अच्छे से बनाऊँ तो सेम लेंथ का मैं बनाऊँ, ये मेरी -1 है, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब मुझे बताओ f ऑफ किसका, 1 प्लस आयटा का निकालो। तो आयटा तो पहले ही था, अभी 1 प्लस आयटा मैं रखूँगा तो क्या बनेंगे, आयटा -1, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये पॉइंट कहाँ है? हाँ मुझे बताओ, -1 आयटा, ये -1 आयटा तो कहीं यहाँ होंगे। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आयटा -1 पॉइंट है। तो अब मुझे देखो, बना लो इसका इमेज, ये यूं बन गई, देखो ये हो गई ना फिगर। क्लियर? देखो कितने आसान बन जाते हैं चीज़ें, आपको समझ आएंगे तो एक बार। तो देखो ये शेप, इस शेप को देखो, क्या डिट्टो नहीं आया? क्योंकि मैंने अब की बार लेंथ सेम लिया है, तो गलत कभी नहीं होगा। उस टाइम मेरी जगह थोड़ा कम था, इसलिए मैंने लेंथ को छोटा कर दिया, तो फिगर भी छोटा बन गई। वो फिगर भी छोटी हो गई ना, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये शेप तो सेम ही है, फिगर भी सेम ही है, लेकिन क्या सिर्फ कैसे हो गई, ये जो अगर मैं उसका टुकड़ा बनाऊं तो ये सिर्फ ऐसे शिफ्ट हो गई, रोटेट हो गई एंटी क्लॉकवाइज से। किससे वो रोटेट होगा ये तो आप उसको फाइंड आउट करें ना। ये तो मशीनरी है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस पॉइंट को फंक्शन से पुट कर लो, आपको डब्ल्यू प्लेन में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। उस पॉइंट को मिलते ही आप फिगर बना सकते हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये हुआ। अगर किसी भी रोटेशन मैपिंग को आपको दिखाना है तो कुछ नहीं तो नोटिंग रिमार्क्स एक लिख लो कि ये लिखा कि रोटेशन मैपिंग डज नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर। वो उस फिगर का साइज या फिर शेप में कोई बाधा क्रिएट नहीं करता, राइट? तो जैसे फिगर था वैसे ही हुआ, जैसे साइज था उतने ही साइज आया, लेकिन रोटेट हो गई। उस टाइम सेम फिगर को ट्रांसलेट हो गई। जितने लेंथ ये है, बी के ऊपर फोकस कर लो, बी अगर 3 है, 3 यूनिट का लेंथ से वो ट्रांसलेट हो जाएंगे, ओके। और सेम लेंथ देखो, मैंने रिमार्क दिया, द ट्रांसलेशन मैपिंग डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द फिगर, साइज ऑफ द फिगर भी कभी चेंज नहीं होगा, रोटेशन में भी ऐसे ही है, ओके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी कई ऑथर इसको
जो रोटेशन मैपिंग को आर ऑफ जेड नोटेशन दे देते हैं, और ये हुआ ए जेड और मोड ए आपका 1 है, ऐसे भी नोटेशन दिया जाता है। क्लियर। अभी बचा मैग्निफिकेशन, और मैं उसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूँ तो समझ गई हो। मैग्निफिकेशन मीन्स चीज़ें मैग्नीफाई हो गई, थोड़ी चीज़ बड़ी हो गई। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स छोटे होना। दैट मीन्स देखो इस लैंग्वेज से, इस मीनिंग से क्लियर है, तो शेप तो चेंज हो मीन्स शेप तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिगर मीन्स साइज चेंज होगा। अगर मैग्निफिकेशन है यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। कितने लेंथ का, जितने दिया होगा उसी हिसाब से। ओके, ठीक है ना बच्चों। तो मैग्निफिकेशन और इसका मैपिंग ये बनते हैं, ये W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड को हमारा ए जेड बनते हैं। लेकिन आप ये जो ए है ना, ये स्ट्रिक्टली माने ग्रेटर देन 0 लेना है, या फिर उसको ऐसे से भी बोल देते हैं ए बिलोंग टू आर प्लस। दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, ए लीनियर ट्रांसमिशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये हो रहा है W इज इक्वल्स टू ए जेड हो, लेकिन ए आपका ए से होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली मीन्स इससे कम नेगेटिव तो नहीं है, 1 से कम अगर होना चाहिए, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भैया। ये ए जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर तो है, लेकिन वो 1 से अगर छोटा है वो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो मैग्नीफाई हो जाएंगे। किस चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए वो चीज़ें सुधर जाती है ना, बड़े हो जाती है। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दूँगा इसको। तो इसका नोटेशन भी ये कभी कभी कहीं हो तो ऐसे लिख देते हैं कि मैग्निफिकेशन को कैपिटल M ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ए जेड लिखते हैं, और ए को ऐसे मेंशन कर देते हैं। ये भी लिखने का कई तरीके बेनिफिट है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, फंक्शन आप कुछ भी ले लो, मैंने 3z ले लिया भैया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक फिगर ऐसे बना दिया। ठीक है, ये 0 है, ये मेरी 1 है, और ये भी मेरी आयटा है। तो ऐसे मैंने एक फिगर बना दिया बच्चों, देखो ये 1 प्लस आयटा का है। ठीक है, तो ये अगर मैं उसको मैग्नीफाई कर सकता हूँ क्या, ये मत बोल देना सर ये रोटेशन है। रोटेशन है तो इसका मोड 1 होनी चाहिए ना जी, ये रोटेशन नहीं है, और ये इस फॉर्म का ट्रांसलेशन का फॉर्म का भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन में बी आपका नॉन जीरो चलना चाहिए भैया। बी आपका ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ, ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, अगर बी को आपने 0 ले लिया, ये तो हमेशा 1 है, तो आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएंगे। और कुछ अगर एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो आइडेंटिटी मैपिंग पे काम मत करो, कुछ और काम करो। इसीलिए बी को नॉन जीरो लेके चलो। बढ़िया है, समझ रहे हो बच्चों। अगर 0 है तो वो आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। कई ऑथर उसको मेंशन भी नहीं करते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, वो आइडेंटिटी मैपिंग भी तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, इसीलिए मैंने उसको नॉन जीरो मेंशन किया है। ओके, तो एफ ऑफ 3z देखो, 3 एक ये मेरी ए है, ए क्या है 3 है, क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल है। हाँ जी, तो ये मैग्नीफाई हो जाएंगे। कितने मैग्नीफाई हो जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ वेरीफाई करके देखो एक बार, तो क्या बन जाएंगे, एफ ऑफ 0 का इमेज 0 ही आए तो यहाँ तो ये 0 ही आएंगे, और एफ ऑफ 1 का इमेज 3 आएंगे, है ना। तो 3 कहाँ है, मान लो ये इतने रेडियस का मैं अच्छे से बनाऊँ, ये 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है, दैट मीन्स ये 3 है मेरी। और एफ ऑफ आयटा क्या बनेंगे,
एफ ऑफ आयटा मेरा 3 आयटा बनेंगे। 3 आयटा कहाँ है, उस सेम रेडियस से अगर मैं करूँ तो उस सेम लेंथ से अगर मैं नापूँ तो ये मेरी 3 आयटा है। राइट माय डियर स्टूडेंट। तो अब की बार मुझे बताओ एफ ऑफ 1 प्लस आयटा का इमेज कितने आएंगे, 3 इंटू 1 प्लस आयटा, दैट मीन्स 3 प्लस 3 आयटा आएंगे। दैट मीन्स ये आएंगे 3, ये तो 3 है, 3 प्लस 3 आयटा कहाँ है, यहाँ कहीं 3 आयटा आएंगे, यहाँ दिस इज़ माई 3 प्लस 3 आयटा। तो उसको मिला दो, सॉरी ये मेरी थोड़ा अजीब सा हो गई। सो ये बना, यहाँ कहीं है 3 आयटा और ये मेरी ऐसे बन गई। देखो चीज़ें कितने बड़े हो गई बच्चों, समझ रही हो। देखो यहाँ इतनी छोटे था, जो जितने लेंथ यहाँ जितने बड़े लोगे ना उतने ही ये मैग्नीफाई हो जाएंगे। समझ रही हो। यहाँ अगर 5 लेते तो और भी कितने बड़े लेंथ, 5 लेंथ का वो शिफ्ट हो जाता। देखो ये 3 है ना, तो 3 लेंथ से वो बड़ा हो जाएंगे। समझ रही, यहाँ 2 होता तो इतने से और इतने में, ये इतने में ऐसे आ जाता। अगर 2 लेते थे यहाँ तो ऐसे आ जाता, अगर 5 लेते तो यहाँ कहीं ऐसे इतने बड़े ऐसे आ जाता। कितने फ्रिक्वेंटली वो इनक्रीज होता है, देख रही हो ना। ओके ये है मैग्नीफाई। अगर आपने यहाँ 1/2 या फिर 1/3 ऐसे अगर लेते तो वो देखो, अगर आप इसका इमेज निकालते ना कितने छोटे आता, ऐसे कुछ आ जाता। आर यू गेटिंग माई डियर माई स्टूडेंट्स। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम है तो चीज़ें मैग्नीफाई हो गई। तो यहाँ से क्लियर कट है। देखो फिगर तो सेम है, शेप तो सेम है, लेकिन देखो साइज बड़ा छोटा होने का चांसेस है। तो द रिमार्क में लिखेंगे द मैग्निफिकेशन मैपिंग डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द फिगर। फिगर का शेप पे चेंज नहीं होगा, ये जैसे फिगर है ये ऐसे ही शेप है, लेकिन बट इट चेंजेस द साइज ऑफ द फिगर। समझ रही हो। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज माई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर एग्जांपल्स, हाउ वी आर हाउ कैन construct the translation mapping, rotation mapping and the magnification or the contraction mapping. ओके तो उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर 5 हमारा 5.1 मैंने लिया वो ख़त्म हो गई। ओके ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है एक्सरसाइज 5.1 में से। तो ये बोलता है फाइंड द इमेज, इसके ऊपर आपका इमेज फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोल्यूशन में यहाँ लिख दूंगा कि सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बनेंगे। देखो भैया मुझे गिवन क्या है, मोड जेड लेस देन और इक्वल्स टू, ये मेरी पहली हाइपोथेसिस है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है, और मुझे क्या करना है, W इज इक्वल्स टू जेड प्लस 3 आयटा का इमेज मुझे फाइंड आउट करना है। यानी कि इसका अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ तो ये क्या है, ये बाउंड्री भी मेरी है। तो 0 को सेंटर मान के 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ ऐसे, ये हुआ आयटा, ये हुआ 1, ये 0 -1 माइनस आयटा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। और ये कहता है कि भैया इसके लिए ये जो फंक्शन W इज इक्वल्स टू मुझे f ऑफ z दिया है, यहाँ किस टाइप के फिगर बनेंगे वो कहना चाह रहा है। इस पर मीन्स ये जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन में, और ये डब्ल्यू प्लेन है मेरी, और ये जेड प्लेन का जो इमेज है वो कहाँ आएंगे। ये जो जेड इज मोड जेड लेस देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, बाउंड्री और अंदर के सारे पॉइंट्स आपकी है, बाहर नहीं है। तो इसका इमेज क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से z को शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं z कर दूँ तो z इज इक्वल्स टू W -3 आयटा बनेंगे कि नहीं बच्चों।
ओके यही तो बनेंगे। तो मुझे मोड जेड का वैल्यू यूज कर दो, तो मोड जेड मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो मोड जेड का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर दो, रख दो W माइनस 3 आइटा का मोड इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। ये मेरी बना, मीन्स 3 आइटा को सेंटर मान के 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ यहाँ। तो यानी कि ये कहने का मतलब है यहाँ और थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मेरा हुआ 1 और तो अच्छे से अगर मैं शक्ल से इसको मैच करना चाहूँ तो ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3 और ये बना मेरी 4। दैट मीन्स ये हुआ 3 आइटा। इसको सेंटर मान के कितने रेडियस, 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ, ये बना 1, इससे 1, तो ऐसे कुछ बनेंगे बच्चों, समझ गई हो। और ये लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, 1 से मीन्स ये प्रॉपर्टीज आपका है, मीन्स ये उसका कहने का मतलब ये है। ये भी लिख लेना कि फर्दर स्टडी के लिए एग्ज़ाम में यही आते हैं, ये तो नहीं आएंगे ऐसे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, बच्चे को बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये तो बच्चे तो इतने लेकर आ जाते हैं भैया इसका इमेज ये है, फर्दर वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। फर्दर स्टडी ये बनेंगे कि भैया अगर मोड जेड का वैल्यू 1 हुआ तो ये किससे चेंज हो जाएंगे, W माइनस 3 आइटा का मोड भी 1 आएंगे। मीन्स ये कहने का मतलब अगर आप बाउंड्री का पॉइंट उठाओगे और इसके प्लेस में रखोगे, वो इसका बाउंड्री के पॉइंट में कहीं ना कहीं आएंगे, ये कहने का मतलब है। और ऐसे भी कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ, समझ रही हो। अगर मोड जेड का वैल्यू हुआ लेस देन 1 तो ये भी W माइनस 3 आइटा का मोड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। और ये अगर मोड जेड अगर ग्रेटर देन 1 लोगे तो ये भी मोड W माइनस 3 आइटा का मोड ग्रेटर देन 1 होगा। आर यू गेटिंग माई डियर स्टूडेंट्स what I am saying to you? दिस इज, आपने इतने कैलकुलेट किया तो इसका थीम ये बना, आप अगर जेड यहाँ से कहीं पॉइंट उठाते हो और इसके प्लेस में फंक्शन में रखोगे तो इसका पॉइंट यहाँ कहीं अंदर यहाँ या फिर यहाँ, मीन्स यहाँ का पॉइंट आपको यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। ये समझ रही हो ना। ये इंटीरियर गोज टू इंटीरियर एंड बाउंड्री गोज टू बाउंड्री एंड एक्सटीरियर गोज टू एक्सटीरियर, यह मेरी कहने का मतलब। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो शेडेड जो मैंने बनाया, शेडेड रीजन गोज टू शेडेड रीजन एंड बाउंड्री गोज टू बाउंड्री एंड ऑन शेडेड गोज टू ऑन शेडेड। मीन्स यहाँ से अगर कोई पॉइंट उठाओगे और इसका इमेज बाहर कहीं यहाँ कहीं आएंगे, लेकिन यहाँ का पॉइंट, बाहर का पॉइंट यहाँ अंदर या फिर बाउंड्री पे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। दिस इज द ब्यूटी एंड थीम। बच्चे तो ये क्वेश्चन अगर उनको अभी मैं करूँ बोल रहा हूँ तो बच्चे तो इतने तक आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। ओके 2011 से आप पीछे जाओगे तो क्वेश्चन तो इतने से ख़त्म हो जाते हैं नेट के, क्योंकि प्रॉब्लमेटिकली वहाँ आते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअली बन गई। तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब है इंटीरियर गोज टू इंटीरियर, एक्सटीरियर गोज टू एक्सटीरियर एंड बाउंड्री गोज टू बाउंड्री। ठीक है, फिगर बनाना आ गई। ये सारे क्वेश्चन आप कर देंगे। ये सारा का सारा आपको ये W दिया है, W मीन्स f ऑफ z आपको दिया है। ठीक है, ये आप मेंशन कर लेना। सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है आपको अगर कोई क्वेरी आते हैं तो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर हैं बच्चों। मैंने एक नेट का क्वेश्चन है, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उसके ऊपर आया था कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज है ऑब्लिक मीन्स SCQ में आया हुआ था। ये नेट कौन से साल है मुझे नहीं पता, लेकिन आया था तो एक बार।
तो वो बोलता है इनके ऑप्शन में टोर या रोट, टोमोमोट, रोमोर, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? तो ये तो सी ऑप्शन ट्रू हो रहा है। आप कैसे बोलेंगे? मैंने तो काफ़ी सारे कितने बार किया है, तो मैं इसका सोल्यूशन ले लूँगा। मान लो आपने ऑप्शन ए को पकड़ा है, आपने टोर को लेके चला। टोर मीन्स ये जो क्या है, ट्रांसलेशन मैपिंग और रोटेशन मैपिंग का कॉम्पोजिशन है ये। अगर मैं इसको लिखूं तो टी ऑफ आर ऑफ जेड ऐसे तो लिखूंगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। और मुझे बताओ ये क्या होता है, यहाँ लिख दो टी ऑफ जेड क्या होता है, जेड प्लस बी होता है, और बी आपका नॉन ज़ीरो है। ये तो मैं नहीं लिखूंगा, मैंने डेफिनेशन में बताया। और आर ऑफ जेड क्या होता है भैया, ईर्द पावर, ये वाला मैं लिखूंगा, ये वाला अच्छा है। और एम ऑफ जेड क्या होता है बच्चों, ए जेड होता है। बस यही तो तीन है, आपको याद रखना है, तीन तो मैपिंग है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ टी ऑफ आर ऑफ जेड कितना है, ईर्द पावर आयटा थीटा ऑफ जेड है। अब की बार ये मेरी जेड बन गई है, और जेड के प्लेस में ये रखूँगा तो क्या आएंगे, ईर्द पावर आयटा थीटा टाइम्स जेड प्लस बी आ गई। ठीक है, ये टोर आया। अगर मैं रोट लेके चलता हूँ तो क्या मिलेंगे मुझे, दैट मीन्स आर ऑफ टी ऑफ जेड बनेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट। आर को तो वैसे ही रखो, टी ऑफ जेड कितना है, जेड प्लस बी है मेरा। क्लियर? इतने आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है नेट के अंदर। तो अब मुझे बताओ ये मेरी पूरे का जेड है, तो आर ऑफ जेड मीन्स रोटेशन ऑफ जेड में ये है ये, और जेड के प्लेस में ये रखना है। तो ईर्द पावर आयटा थीटा तो बाहर पड़ा है, और जेड के प्लेस में जेड प्लस बी रखना है। तो देखो ये तो भैया गलत हो गई। देखो यहाँ क्या है, ईर्द पावर ये क्या हो गई, अगर मैं इसको खोल दूँ, ईर्द पावर आयटा थीटा जेड प्लस बी इंटू ईर्द पावर आयटा थीटा हो गई, लेकिन ये तो अलग आ गया, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू टोर है। समझ गए? तो ऑप्शन तो ये गलत है, ये भी ऑप्शन गलत होगा, आप चेक कर लेना, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, आप वेरीफाई करके देख लेना। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक थीम समझा दिया कि टोर कैसे, ये कॉम्पोजिशन है, मीन्स रोटेशन और मैग्निफिकेशन को आप कम्यूट करते हैं दोनों। इनफैक्ट ये अगर मैं बोलूँ, राइट, तो आप वेरीफाई ऐसे ही वेरीफाई करके जाना है। अगर आपके द्वारा नहीं होता है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। नहीं तो चलो कर देते हैं। रोम लेके आपने चला, रोम का मतलब आर ऑफ एम ऑफ जेड है ये, राइट। तो आर को तो ऐसे रख दिया, एम ऑफ जेड में मैग्निफिकेशन ऑफ जेड कितना है, ए जेड है, राइट माय डियर स्टूडेंट। और रोटेशन के ये ए जेड है, रोटेशन में आपने रख दिया, तो ईर्द पावर आयटा थीटा, ए मैंने बाहर रखूँ या अंदर रखूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ये आ गया रोम। अगर मैं मोर ले लूँ, अगर एम को तो ऐसे ही रखा और आर ऑफ जेड बन गई ये, और आर ऑफ जेड मुझे बताओ, आर ऑफ जेड अब की बार ईर्द पावर आयटा थीटा ऑफ जेड है। तो अब की बार ये जेड बन गए, एम में रख दो, एम ऑफ जेड कितना होता है, ए को तो ए रह गया, जेड के प्लेस में ईर्द पावर आयटा थीटा और जेड बन गया। और देखो ये दोनों इक्वल ही है। ओके, तो दिस ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे इतने आसान सवाल कभी कभी मिल जाता है। और ये जो अब की बार जो नेट में 2022 में जो 2021 का जून का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था ना, उसमें तो इतने छोटे छोटे सवाल उन्होंने पूछा है कि बढ़िया है। ठीक है, वो आगे हम करेंगे। चलते हैं, ये मेरी चैप्टर 5.1 मेरा कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे हम बढ़ जाते हैं। वो चैप्टर का नेम है 5.2 मैंने लिया है, और वो इन्वर्जन मैपिंग है।
इन्वर्जन मैपिंग है, ये बड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक 2-3 रिजल्ट मैं दूंगा, उस रिजल्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, नेट में भी गेट में भी कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन मैपिंग का पहला डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वो होता है, ये कुछ नहीं है, ये नाम से पता चलता है, ये एक मैपिंग है। देखो बच्चों, मैं एक बात आपको बताऊंगा, मैपिंग बोलो, फंक्शन बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो और सिर्फ मैप से बोलो, वो 4 बातें से एक ही मतलब है। आप मैपिंग की जगह मैप भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैपिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये आप माइंड में सेट कर लो, कोई समस्या नहीं है, ओके। तो ये बोलता है ये W इज इक्वल्स टू या फिर f ऑफ z इज इक्वल्स टू जो 1/z मैपिंग होता है ना, इस मैपिंग को ही हम इन्वर्जन मैपिंग कहते हैं, बोला जाता है इसको। दैट मीन्स अगर प्योरली मैं बोलो मैपिंग या फिर ट्रांसमिशन W इज इक्वल्स टू 1/z इज कॉल्ड एन इन्वर्जन मैपिंग। समझ रहे हो, इन्वर्जन मैपिंग, ठीक है। तो इन्वर्जन मैपिंग का एक रिमार्क आप डाल लो, रिमार्क आप अगर आप नोट बना के अगर लिखते हो तो नोट बना लो, या फिर आपकी मर्जी, जो अच्छा लगता है वो लिख लो। अगर आप नोट बनाएंगे इसका, तो पहली बात आप अगर इस फंक्शन में द मैप्स W इज इक्वल्स टू 1/z में अगर आप इस फंक्शन पे आप काम करते हो एंड यू आर वर्किंग ऑन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, मैंने बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। Suppose that W is equals to f of z be a mapping या फिर function and if we are working in the extended complex plane, then इसका मतलब हमने डिफाइन कर चुके हैं। f of 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी एंड f of इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट हैंड नहीं है, ये डिफाइन हो चुका है। एंड जो फंक्शन बनाएंगे c इन्फिनिटी टू c इन्फिनिटी अगर आप काम कर रहे हो और फंक्शन अगर f ऑफ z आपने डिफाइन कर लिया 1/z, ये हमेशा क्या होंगे जानते हैं ना बच्चों, ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू एंड आपके पास कंटिन्यूस, ये 3 बन जाएंगे, जो कि आइसोमॉर्फिक मैपिंग होता है। मैं तो बाद में वो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये इसका आइसोमॉर्फिक के ऊपर तो क्वेश्चन हमें बहुत लगभग आते हैं, ठीक है। तो उसको अगर मैं डिटेल में इसका नोट लिखूँ, द फंक्शन W इज इक्वल्स टू f ऑफ z इफ वी आर वर्किंग इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन वी डिफाइन दिस फंक्शन एंड द फंक्शन f फ्रॉम c इन्फिनिटी टू c इन्फिनिटी डिफाइंड बाय f ऑफ z इज 1/z इज ऑलवेज 1 1 ऑन टू एंड कंटिन्यूस मैपिंग होता है, ठीक है। तो पहली रिज़ल्ट लिख लो, ये पहली रिज़ल्ट आप लिख लो और इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लो, ये बड़ा शानदार सा रिज़ल्ट है। द मैपिंग, ये जो मैपिंग होता है ना 1/z, ये हमेशा एक सर्कल या फिर एक स्ट्रेट लाइन बोलो इज मैप टू ऑन टू इनटू या फिर कुछ भी आप जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, सर्कल और लाइन इनटू ये सर्कल, ठीक है बच्चों, सर्कल और लाइन पे मैप करेंगे। दैट मीन्स इसका प्योर रिजल्ट आप लिख लो, द मैपिंग W इज इक्वल्स टू 1/z मैप्स सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस इनटू ए सर्कल और स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है अगर ये जो z प्लेन में अगर आप काम करते हो तो अगर ये मैपिंग आप W इज इक्वल्स टू 1/z पे काम करते हो तो अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल भी हो सकता है, या फिर ये स्ट्रेट लाइन भी मीन्स ये स्ट्रेट लाइन भी ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे बना तो इसका मैपिंग जो इस फंक्शन W इज 1/z पे ये सर्कल भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे मैप होते हैं वो तो हम इसका तोड़ फोड़ करके इसका प्रूफ में से चीज़ें निकाला जाता है, लेकिन मैंने जो इस रिज़ल्ट लिखा है उस रिज़ल्ट का मतलब मैंने आपको समझाया।
सर्कल यहाँ जो जेड प्लेन में सर्कल अगर है तो उसका इमेज डब्ल्यू प्लेन में सर्कल भी आ सकता है और स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, या फिर अगर जेड प्लेन में आपका स्ट्रेट लाइन है तो उसका इमेज सर्कल और स्ट्रेट लाइन भी आ सकते हैं। वो तो काम कुछ करने के बाद हम रिजल्ट डिफाइन करेंगे कि इसका अगर सर्कल है तो क्या आएंगे, उसका इमेज अगर लाइन है तो उसका इमेज क्या आएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन इस थ्योरम का मतलब है ये। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस थ्योरम का थोड़ा प्रूफ मैंने कंप्लीटली प्रूफ नहीं करूँगा, जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वहाँ से मैं थोड़ा निकाल के आपको 2-3 चीज़ें याद करवा दूँगा, उसी को आप ज़िंदगी बना लें और ये सारा काम ख़त्म हो जाएंगे। ओके, चलो बच्चों, इसका प्रूफ तो मैं पूरे नहीं करूँगा, अगर चाहिए तो मैं दे दूँगा, लेकिन वो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, वो जो थीम मैं रिज़ल्ट के अलाउ में यूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका चीज़ आप समझ लो। मेरे पास W = 1/z था, क्लियर? तो उसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसका प्लेन मैंने बताया, इसका पॉइंट कैसे होते हैं, u + i भी होते हैं, ये 1/x + i होते हैं, राइट? इस चीज़ को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, और उसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूँ तो x - i अपॉन में x - i अगर कर दूँ, ये किसके इक्वल आ गई? ये x - i तो ऊपर, ये a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b², दैट मीन्स x² - y² होता है, लेकिन i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये x² + y² बन गई। देखो कोफिशिएंट को अब आप मैच कर लो, उसको अगर मैं लिखूँ x अपॉन में x² + y² माइनस आइटा ऑफ y टाइम्स में x² + y², ऐसे तो लिख सकता हूँ उसको। अब देखो ये चीज़ आप ज़िंदगी भर याद रख लो, u का वैल्यू होता है x अपॉन x² + y² एंड v का वैल्यू होता है आपके पास, आइटा को कंपेयर तो करेंगे, v का वैल्यू होता है -y अपॉन में x² + y²। ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है, ये चीज़ देने के लिए मैं इसका प्रूफ के नाम ले लिया। इसके इन्वर्जन मैपिंग का प्रूफ से ही ये निकल के आते हैं, देखो मैंने निकाल के लेकर आया। एंड सिंस मेरे पास इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z = 1/w बोल के, तो इस चीज़ से मेरे यहाँ से क्लियर है x + i y = ये मेरी 1/u + i v बन जाएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट? ऐसे ही अगर मैं इसको करूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे बताओ? यहाँ से अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा तो u - i भी बन जाएंगे, और यहाँ से मेरा u² + b² मिल जाएंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या है, u अपॉन में u² + b²। आप बोलेंगे सर इसका यूज क्या है, मैं बताऊंगा ना, आप परेशान क्यों होते हो? u² + b², ये चीज़, ये 2 रिज़ल्ट आप ज़िंदगी भर याद रख लो, सिर्फ नेट गेट इसके लिए नहीं, क्योंकि आप भी किसी बच्चे को तो पढ़ाओगे। क्वेश्चंस तो कैसे पुट होंगे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके अगर ये 2 रिज़ल्ट आपको दे, x का वैल्यू, u का वैल्यू, y का वैल्यू, v का वैल्यू अगर आपको याद है तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, ठीक है ना? तो इसी से यहाँ से मैं एक रिज़ल्ट निकल के लेकर आऊँगा। अगर भैया a b c d अगर आपके पास कोई रियल नंबर है और वो एक कंडीशन को b² + c² को अगर 4ad को अगर वो सेटिस्फाई करता है ना, 2 इक्वेशन मेरे पास निकल के आएंगे, वो इक्वेशन मैं आपको लिखवा दूँगा। देन द इक्वेशन आपके पास एक इक्वेशन ऐसे बनेंगे a टाइम्स x² + y² प्लस bx + cy + d = 0, ये एक इक्वेशन बनेंगे। और इसका डब्ल्यू प्लेन में u² + b² में प्लस u एक्सक्यूज़ मी, यह डी बन गई ना,
तो ये बन गया बी यू माइनस में सी बी प्लस में ए इज इक्वल्स टू 0। ये जो दो इक्वेशन आएंगे ना, ये एक जेड प्लेन में यहाँ काम करेंगे। जेड प्लेन में ये सर्कल होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा जब आपके पास ए नॉन ज़ीरो होगा। एंड ये जो इक्वेशन 1 है वो जेड प्लेन में लाइन का इक्वेशन होगा जब ए का वैल्यू 0 है। सिमिलरली यहाँ से तो आप भी बता सकते हो। यहाँ बताने के बाद ये आपका काम डब्लू प्लेन में अगर आप काम कर रही हो, डब्लू प्लेन में ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये सर्कल का इक्वेशन होगा कब, जब d का वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा। एंड ये इक्वेशन लाइन होगा कब, जब d का वैल्यू 0 होगा। ये जो इतने मैंने लिखा है ना, ये जो इतने मैंने लिखा है ये 1 2 3 4 ये इस इन्वर्जन मैपिंग का प्रूफ में से निकाला गया है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बस इसी के अकॉर्डिंगली ही हमारा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएंगे। एक झटके में मैं रिज़ल्ट 4 रिज़ल्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम में, नेट में, गेट में कई बार आए हुए हैं। आप असाइनमेंट उठा के देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम, ये जो वैल्यू का यूज़ तो मैं बाद में कर दूंगा, ये क्वेश्चन में यूज होंगे, थ्योरम में नहीं। लेकिन ये वाला थ्योरम कैसे मैं एक झटके में मैं आपको याद करवा दूंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, चलते हैं बच्चों। मैंने आपके सामने जेड प्लेन में ये सर्कल का इक्वेशन होगा कब, जब ए आपका नॉन ज़ीरो है। जेड प्लेन में ये लाइन का इक्वेशन होगा कब, ये ए का वैल्यू आपका 0 है। तो ये डब्लू प्लेन में मैंने लिया है। ये डब्लू प्लेन में एक सर्कल का इक्वेशन होगा कब, जब डी आपका नॉन ज़ीरो है। ये वाला पे अगर ये लाइन होगा, ये लाइन का इक्वेशन होगा कब, ये डी आपका 0 है। तो बस इस दो रिज़ल्ट से कई बार क्वेश्चन आए हुए मैंने बताया। तो पहले रिज़ल्ट अगर मैं दे दूं आपको, मैं ये बोलूँगा अगर मेरे पास ये जो हुआ ए, अगर मैंने नॉन ज़ीरो लिया, ए अगर नॉन ज़ीरो है एंड उसके ए अगर नॉन ज़ीरो मैंने लिया तो ये क्या बनेंगे, एक रिज़ल्ट आप मुझे बता सकते हैं? तो सर्कल है तो वो ओरिजिन को पास कर सकता है, या फिर वो सर्कल ओरिजिन को ना पास करे, या फिर लाइन है तो वो ओरिजिन से पास करे, या फिर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो। ऐसे तो 4 केस बनेंगे, इसी का तो रिज़ल्ट है ये। तो लिख लो, आप पोज करके लिख लेना। ए सर्कल बोलते ही मीन्स यहाँ मैंने सर्कल ले रहा हूँ, ये मान लो ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, ऐसे मीन्स ये तो ओरिजिन से पास नहीं हुआ बच्चों। मीन्स मैं अगर सर्कल ऐसे लूँ, दैट मीन्स ए से अगर सर्कल लूँ तो देखो वो सर्कल ओरिजिन से पास हो गई। ठीक है, समझ रहे हो? ओरिजिन से पास अगर नहीं करोगे तो उसी हिसाब से आपको सर्कल बनाना आनी चाहिए। तो पहले रिजल्ट लिखो, अ सर्कल मीन्स ए नॉन ज़ीरो है। सर्कल बोल रहा हूँ तो ए नॉन ज़ीरो है। अ सर्कल passes है ना, पासिंग थ्रू द मीन्स डी अगर 0 हुआ तो वो ओरिजिन से पास होगा, अगर डी अगर नॉन ज़ीरो हुआ वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बनेंगे देखो भैया, अगर मेरा ए नॉन ज़ीरो है एंड अगर मेरा डी भी नॉन ज़ीरो है तो उसको मैं कैसे बोलूँगा, जेड प्लेन में। देखो रिजल्ट ये बन गई, ए सर्कल मीन्स ए नॉन ज़ीरो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीन्स डी भी नॉन ज़ीरो है, समझ रही हो। ए सर्कल not passing through the origin in the z plane is transformed into, देखो transformed into, ये क्या है, d भी नॉन ज़ीरो है तो ये भी सर्कल बनेगा, a भी नॉन ज़ीरो है तो ये भी सर्कल बनेंगे। तो क्या हो गई, a circle not passing through the origin in the z plane is transformed into a circle not passing through the origin in the w plane। ये पहली रिजल्ट बन गई। तो दूसरी रिजल्ट कैसे मैं लिखूंगा, एक अभी भी नॉन ज़ीरो है लेकिन अगर वो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो देखो क्या बनेंगे, ए सर्कल
बोलते हैं ये ए नॉन जीरो है, दैट मीन पासिंग थ्रू द मीन्स डी जीरो है। अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द जेड प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये क्या है, अब की बार यहाँ चले आओ, डी जीरो है, डी जीरो है तो वो लाइन फॉर्म करेंगे, तो लाइन ए नॉन जीरो है, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द डब्ल्यू प्लेन। समझ में आ गई ना। तो थर्ड केस कैसे बनेंगे, ए को तो मैं ज़ीरो ले रहा हूँ तो ये लाइन बन गई, और डी को अब की बार भी मैं नॉन ज़ीरो लेता हूँ, मीन्स नो ये लाइन है नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट मीन्स इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ ऐसे बोलूँगा, ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द जेड प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, डी नॉन ज़ीरो है तो ये सर्कल बनेंगे, सर्कल ज़ीरो है तो ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द डब्ल्यू प्लेन। समझ रही हो, चीज़ें को आप अपने नोट्सों में पूछ करके अच्छे से लिखना, और मैंने क्या आपको समझाया वो आपको समझ आ जाएंगे। फोर्थ केस में ए भी ज़ीरो है और डी भी तो ज़ीरो हो सकता है, और पांचवें मेंबर तो कोई नहीं है, तो उसको कैसे बोलोगे, ए लाइन passing through the origin in the z plane is transformed into a line passing through the origin in the w plane। ये बना 4 most important results for the inversion mapping। समझ रही हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चन, और आपको मैं 3-4 क्वेश्चन देके आज ये मेरी जो चैप्टर 5.2 भी वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर मैंने जो एक्सरसाइज मैंने 5.2 मैंने थीम समझा चुका हूँ आपसे, और जो रिज़ल्ट एग्ज़ाम में आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और उससे और नहीं है थीम, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस इन्वर्जन मैपिंग के लिए उस जो इसके अकॉर्डिंगली, और ये जो सारे हाफ प्लेन है, ये भी हाफ प्लेन है, ये भी हाफ प्लेन है, ये तो सर्कल है, यूनिट सर्कल है, समझ रही हो, ये भी एक सर्कल है, तो इसका इमेज ये जेड प्लेन में दिया गया है, मुझे इसका डब्ल्यू प्लेन में काम करना है, उसका इमेज क्या आएंगे, समझ रही हो। तो उसका सलूशन देखिए बच्चों, आपको मैं सिखाऊंगा इसका सलूशन कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन को ही ले लो, वो दिया क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब आप मुझे समझा सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ना, ये जो है ना राइट हाफ प्लेन है ना बच्चों, ये राइट इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है, राइट हाफ प्लेन है, मीन्स x आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ भी मिल सकते हैं, और पॉजिटिव है तो यहाँ भी मिल सकते हैं ना। तो ये राइट हाफ प्लेन है, दैट मीन्स ये अगर इसका फिगर आप बनाओ को तो ऐसे कुछ ऐसे बनेंगे इसका सेंटर्ड रीजन, समझ रही हो, ये 0 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बोल रहा है इसका इमेज W इज इक्वल्स टू 1/z पे यहाँ क्या आएंगे वो समझाओ, वो फाइंड आउट कर लो। ये फिगर मैं इसलिए ये जो फिगर बनाता हूँ क्योंकि हमको विजुअलाइजेशन भी चाहिए ना। एक चीज़ को आप सॉल्व तो करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन अगर आपके दिमाग में सेट हो गई ना एक बार, तो वो ज़िंदगी भर रह जाता है। ओके, इसलिए विजुअलाइजेशन करो, आपको दिखाई देना चाहिए जहाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही सलूशन फाइंड आउट मत कर बैठना। तो मैंने आपको समझाया कि एक रिज़ल्ट, 2 रिज़ल्ट मैंने आपको वैल्यू याद करने के लिए बोला। तो x का वैल्यू क्या मैंने याद करवाया, x का वैल्यू होता है u/u² प्लस b², राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x is greater than or equals to 0, that is implies u/u² plus b² is greater than or equals to 0 है। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो u का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गई। तो देखो इसका यही तो आंसर है। इसका मतलब क्या है, ये भी रियल पार्ट है डब्ल्यू प्लेन में, ये जेड प्लेन है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, ये डब्ल्यू प्लेन है मेरा,
समझ रही हो, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स ये भी मेरा ऐसे ही है। समझ रही हो, इसका इतने तो बच्चे का निकाल ही लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतने नहीं आएंगे। एग्ज़ाम में तो उसका एप्लीकेशन आ जाता है। दैट मीन इसका मतलब ये है, अगर x हुआ ग्रेटर 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u भी 0 होगा, तो x अगर हुआ पॉजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ u भी पॉजिटिव होगा। x अगर हुआ नेगेटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ u भी आपके पास नेगेटिव होगा। और x अगर हुआ लेस देन और इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u भी ऐसे ही होगा। और x अगर हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही एप्लीकेशन क्वेश्चन में आते हैं, जो कि बच्चे इसमें तो समझ नहीं पाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मीन्स इसका मतलब आप अगर x को 0 लोगे तो 0 गोज़ टू 0 है। इसका पॉइंट अगर लोगे वो इस पर जाएंगे। ओके, समझ रही हो, इसका मतलब समझ रही हो आप? ध्यान से सीखना है बच्चों आपको। ये x का वैल्यू आपको इसलिए याद करवाया, ये तो याद होनी चाहिए, नहीं तो इसका वैल्यू आप इसका इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये राइट हाफ प्लेन है। ओके, समझ रही हो बच्चों? इतनी बात क्लियर है आपको? दैट मीन्स इसका इमेज दैट मीन्स अगर आप x यहाँ उठाओगे ना, इसका इमेज यहाँ कहीं आपको मिलेंगे। अगर x आप नेगेटिव, आप अगर यहाँ से x उठाते हो, उसका इमेज यहाँ कहीं आएंगे। ये कहने का मतलब है दैट मीन्स शेडेड रीजन गोज टू शेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन गोज टू अनशेडेड रीजन, बाउंड्री गोज टू बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री गोज टू बाउंड्री है। ओके, इतनी बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चन को करवाते हैं। तो मैंने आपको x, y और u भी का मैंने आपको याद करवाया, उसी हिसाब से जिसका इमेज वो पूछे। ये z का w का इमेज पूछा है, अगर कई बार ये z देगा, ये w देखे, यहाँ आपको u v का रिलेशन देगा, वो पूछेगा इसका प्री इमेज फाइंड आउट करो। प्री इमेज है अब की बार। ओके, तो इसी हिसाब से मैंने आपको याद करवाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x, y, u v का वैल्यू याद रख लो, तो सारे क्वेश्चंस का आप इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना बच्चों, समझ आ गई? और आप अगर ऐसे बोलेंगे ये सर h हुआ, दैट मीन्स h प्लस, तो H प्लस में जाएंगे। अगर इसको H माइनस कहोगे तो H माइनस पे जाएंगे। और इसको, ये जो बाउंड्री है ना बच्चों, ये होता है बाउंड्री, तो बाउंड्री का पॉइंट बाउंड्री पे ही जाएंगे। ओके, दैट मीन्स H प्लस, दैट मीन्स यहाँ का कोई पॉइंट उठाओगे, यहाँ ही उसका इमेज आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी सारे क्वेश्चन कर देंगे, इसका आप कर देंगे। और एक बार इसका मैं कर देता हूँ। 5th क्वेश्चन में आ जाओ। वो बोलता है भैया मोड z लेस देन और इक्वल टू, मीन्स यहाँ अब की बार छोटे सर्कल मैंने ऐसे बनाया और ये पॉइंट मेरी है, तो उसका इमेज क्या आएंगे वो पूछना चाह रहा है। और इमेज क्या आएंगे किस लिए, उसके लिए तो मुझे बताओ। यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिखवा दूंगा कि w इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास 1/z है तो मुझे बताओ z का वैल्यू क्या आएंगे, 1/w आएंगे। लेकिन मुझे दिया क्या है, मोड z लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1/w का मोड इज लेस देन और इक्वल टू 1। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो अब की बार ये आंसर मेरी क्या बन गई, ये क्या बन गई, 1 इज लेस देन और इक्वल टू मोड w, यानी कि इसको अगर मैं शक्ल ठीक कर दूं, मोड w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अब की बार ट्विस्ट आ गई बच्चों, मीन्स ट्विस्ट ये आ गई कि डब्लो प्लेन में भी 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ, लेकिन शेडेड कैसी है, 1 से ज़्यादा है। दिस मीन्स अब की बार ये शेडेड है।
ध्यान से सीखो चीज़ों को। यहाँ से भी आप इसका मैनिपुलेशन करके यहाँ से निकल के लिख रह जाते हो। अगर मोड जेड हुआ 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड डब्ल्यू भी क्या होगा, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 1, तो इसका भी 1 आएंगे। अगर मोड जेड हुआ स्ट्रिक्टली लेस 1 तो मोड डब्ल्यू आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आएंगे। मोड जेड अगर आपका लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएंगे। इफ़ एंड ओनली मोड डब्ल्यू आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आएंगे। मोड जेड अगर आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इफ़ एंड ओनली मोड डब्ल्यू आपका स्ट्रिक्टली लेस आएंगे और उसका भी आप लिख सकते हैं। क्या शानदार सा एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं बच्चों थीम, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं इमेज का वेरिफिकेशन। अगर यहाँ से आपको समझाओ दैट मीन्स इसका पॉइंट, अगर आप इस सर्कल के अंदर से आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे और W इज इक्वल्स टू 1/z से अगर आप रखेंगे, उसका पॉइंट यहाँ कहीं बाहर आपको मिलेंगे, अंदर नहीं। अब की बार बाउंड्री का पॉइंट उठाओगे तो बाउंड्री में आएंगे ज़रूर, लेकिन आप बाहर का पॉइंट अगर उठाओगे फंक्शन में रखोगे तो ये अंदर का पॉइंट आएंगे। वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर लो एक बार। ओके, आपने ये क्या है, आपने जेड को अगर कितने ले लिया बच्चों, अंदर का पॉइंट आप एक उठाओ ना, मान लो बाउंड्री का पॉइंट उठाओगे तो बाउंड्री पर ही आएंगे, है ना। तो आप वेरीफाई कर सकते हो। आप यहाँ का कोई भी एक पॉइंट उठा के बड़ा सा एक छोटा सा बना के, ठीक है। ये ऐसे हुआ और सारे क्वेश्चंस आपका हो जाएंगे। मान लो बच्चों ये आपके पास ये एक क्वेश्चन है, अगर मान लो यहाँ कांस्टेंट कोई भी वैल्यू अगर 2 या फिर 1 कुछ दिया होता तब भी तो कर सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। इसी के साथ मेरा जो चैप्टर 5.2 हुआ मेरे से ख़त्म। मैंने सोचा था और चैप्टर 5.3 शुरू करूँगा, लेकिन अगर मैं शुरू करूँगा वो ख़त्म करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना मैं स्टॉप करता हूँ। और नेक्स्ट जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे वो है बाइलिनियर ट्रांसमिशन। आपने सुना होगा, राइट। इसके ऊपर काम करके फिक्स्ड पॉइंट क्रॉस रेशियो पर तक मैं जाऊंगा कल, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 5 भी A to Z कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप में आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।